हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम। ही हैज़ डन हिज स्पेशलिटी इन पीडियाट्रिशियन एंड अस्थमा एलर्जी में भी इनकी जो है वो एक्सपर्टीज है। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम टू ऑल बोथ ऑफ यू। सर, डाइट का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? बेवरेजेस जो हम ले रहे होते हैं रमज़ान में, टी भी तो अक्सर लोग रोज़ा खोल कर ही ले रहे होते हैं, क्या ये सही है इस तरह की डाइट लेना और गर्म मशरूबात लेना? गर्म मशरूबात हैं और हीट वेव में है, जब टेम्परेचर की डिग्री ऑफ टेम्परेचर आपके शहर का 30 डिग्री से क्रॉस कर जाए, यानी 35-40 डिग्री पे पहुंच जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ह्यूमिड लेवल नीचे गिरना शुरू होता है। जहाँ ह्यूमिड लेवल गिरना शुरू होता है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, मतलब आपका पसीना बाहर आना शुरू होता है। इसमें सोडियम पोटाशियम का डेफिसिट होना शुरू होता है। जब सोडियम पोटाशियम डेफिसिट होता है तो आपको जब कैफीन अंदर जाती है तो कैफीन आपके सोडियम पोटाशियम को और ज़्यादा बाहर निकालता है। तो यू नीड टू हेल्प इट आउट कि आप कैफीन को कम से कम लें इस सीज़न में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ज़्यादा यूज़ करना है लेमन वाटर। और जहाँ कोशिश करें कि अगर आपकी पॉवर्टी लेवल है तो हर जगह फ्रिज नहीं होता, हर जगह एसी नहीं होता, तो आप एयर कूलर्स यूज़ कर सकते हो। रूम को ठंडा करने के लिए जो है कि आप अपनी खिड़कियों को खुला रखें और खिड़कियों के आगे एक कर्टन लगा दें बाहर की तरफ, कि उसकी जो हवा की जो धूप है, धूप की जो इंटेंसिटी है वो हीट के साथ ना आए, हवा के साथ आए। तो ये छोटी सी अच्छी इम्पॉर्टेंट बात होती है। दूसरा, आप जब लोग जो पानी पी रहे होते हैं, तो अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है या फ्रिज है भी तो बहुत ठंडा पानी हीट वेव के मौसम में नहीं पीना चाहिए। और दूसरा, फ्लू के सीज़न भी आ रहा है और फ्लू चल भी रहा है, तो आप ठंडा पानी तो वैसे अवॉइड करें, तो आप मटके का पानी यूज़ करें। लोग कहते हैं कि मटका कहाँ से लाएं, मटका लेके आजकल तो मटके भी मिल जाते हैं और नल वाले मटके भी मिलते हैं, तो आप इसमें अच्छा सा फ्रेश जूस बना लें जिसमें एक लेमन हो, तुक मलंगा आप यूज़ कर लें, थोड़ा सा नमक और चीनी मिला लें कि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो भी भरपूर रहें, इसमें रिहाइड्रेशन रह सकता है और कंटिन्यूस उसको आप पीते रहें सहर से पहले और फिर इफ्तार के बाद और इशा के बाद। तकरीबन आपको डिवाइड करना है 3 ग्लासेस पर टाइम। तो आपने उस ग्लासेस को पीते रहें और वही अगर पानी आप यूज़ करें तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं होंगे। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि एक हीट वेव में 2 पार्ट्स हैं, हीट स्ट्रोक है और एक हीट एग्जॉशन है। हीट स्ट्रोक धूप में है, जो भाई ने बताया कि हीट स्ट्रोक जैसे बाहर निकले, कोई सूरज धूप में गया और इससे बेहोश हो गया और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए और इसको आपने रिहाइड्रेट कर दिया या ठंडा पानी कर दिया और आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हीट एग्जॉशन जब होती है जब आप घर में बैठे हैं और पंखा भी चल रहा है और आपकी ह्यूमिड लेवल कम होने की वजह से आपके इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड रहता है, उसकी वजह से आपके पसीने बाहर आना शुरू होते हैं घर में। वो लोग कहते हैं कि ये सडनली ये हीट की वजह से तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हीट एग्जॉशन होती है जिसमें फ़र्ज़ करो घर में 6-7 लोग हैं और पसीने आए जा रहे हैं और सडनली जो है आपके सोडियम पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, आप डिज़ी हो गए, आप गिर गए और सडनली आप कोलैप्स हो गए। तो इसमें भी आपको रिहाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसी वक्त आपको रोज़ा तोड़ना भी है और उसमें रोज़ा माफ़ होता है। दूसरा, खाने का बहुत ध्यान रखना होता है। खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत फ्राइड आइटम ना लें इस हीट वेव में। हमेशा लाइट डाइट लें, कम खाएं, स्लो खाएं और कीप मूविंग योरसेल्फ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके सर, जो है माइग्रेन अटैक जो होता है ये हीट वेव में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है और रोज़ों की हालत में भी, तो क्या अगर माइग्रेन किसी को अटैक हो जाए एकदम से और रोज़े की हालत हो तो क्या रोज़ा तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कहीं भी कोई भी बीमारी हो या पेन शुरू हो जाए या फीवर शुरू हो जाए या कहीं भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आ रही हो, जैसे वॉमिटिंग हो जाए, तो आपको रोज़ा तोड़ना है। तो उसकी माफ़ी भी है और उसकी सारे आपके अरकान है जो आप बाद में पूरा कर सकते हैं। सर, एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत आम हो रहा है अभी, ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक वायरस जो सैनिटाइजर से मर जाता है या सोप से मर जाता है, वो उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनाई जा रही, क्या वजह है? ह्यूमन टू ह्यूमन सही है। अपनी थूक से आप जब बात कर रहे होते हैं उससे, और वो इस एरिया में 3 आवर्स तक रहता है। अगर वो स्पिट कर दे रोड पे तो वो 12 घंटे तक से लेके 24 घंटे तक रहता है, डिपेंड ऑन द हीट। अगर हीट ज़्यादा है तो उसकी वायरस किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पाँव रख देंगे उसके ऊपर और लेके चले जाएंगे घर में तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे सर ने कहा कि ये मरी हुई चीज़ होती है, लेकिन जहाँ आपने जानदार चीज़ कहीं टच की, जैसे वो
डेड वायरस आपकी बॉडी के अंदर हीट के साथ, आपकी हीट के साथ टच होगा तो ये अलाइव हो जाएगा। ओके। जब वो अलाइव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ओरलाइज होकर वो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एलिमेंट्री कैनाल में हो जाता है। जैसे आपने सवाल किया कि जीएच सिस्टम में कैसे होता है, तो जीएच सिस्टम में इसकी अफादियत 33 डेज तक है। ओके। तो 33 डेज तक आपके स्टूल में रहती है। अब आप आ जाएं दूसरे सवाल पे। दूसरा जो आपको मैंने आंसर कहा कि दूसरा आंसर है आपका पानी। जो सेवरेज का पानी होता है उसमें तो कोरोना उसी वक्त डेड हो जाता है। अब आ जाए इंसानी फुजला में। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर ने जैसे बताया कि आपने जैसा सवाल किया कि डायरिया मोशंस हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है उससे, तो 33 डेज तक आपके जो पहले तो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल से आपकी 33 डेज तक वहाँ से ज़िंदा रहता है। तो आप जब फीसेस कर रहे होते हैं, इंसानी फुजला जो निकल रहा होता है वो जब पानी के अंदर जाता है, गटर के थ्रू जा रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं ना वो हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लगने के चांसेस है, क्योंकि वो गटर साफ कर रहे होते हैं जो सैनिटरी की जगह हैं, उनको ये एरोजोल के थ्रू वो जा सकता है। तो ये आप कान अगर इधर से ना पकड़े उधर से पकड़ के सोचें तो ये हो सकता है इनडायरेक्टली जो है वो इस तरह इन्फेक्शन जा सकता है। बिल्कुल। तो सर अगर किसी को जो आप बता रहे हैं 38 डेज तक एक्टिवेट है और हमारे पास तो अभी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो क्या सिम्टोमेटिक तरीके से कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि आपको पता है डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर मोस्टली तो अताई डॉक्टर हैं। अब कोई पेशेंट अगर गया अभी तो उन्होंने बस एंटीबायोटिक दे दी ये सोच के कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए? देखिए आपको पहले तो बात बताऊं कि सर ने जैसे बताया कि इसकी सिम्टम्स हैं। हर इंसान 70% या 80% लोगों को आपको पता नहीं चलेगा वो इन्फेक्टेड है, उसको माइल्ड के सिम्टम्स रहता है। जैसे हर साल एक फ्लू आता है और आप फ्लू आता है, किसी को नज़ला होता है, किसी को नहीं होता, और किसी को हल्का सा बॉडी एक होके वो ख़त्म हो जाता है विद इन डेज। ठीक है। ये भी अपने डेज को पूरा करता है और ख़त्म हो जाता है। जिसकी अगर लैक ऑफ इम्यूनिटी है या उसके साइटोकाइंस जो हैं, जिस तरह हमारे मेडिकल टर्म में हम साइटोकाइंस यूज़ करते हैं, जिसमें IL-6 स्पेशली जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखता है। अगर फर्ज करें जैसे अगर वर्ल्ड की अवाम को देखें तो 60% लोगों को विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी या कोई भी हर जो विटामिन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फर्ज करें कि कुछ ऐसे विटामिन जिसमें आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, स्पेशली जैसे विटामिन डी है, जैसे इसकी एक रिसर्च पेपर भी है कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम है तो ऑटोमेटिकली आपके अस्थमा, एलर्जीज और नमूनियाज आपको रिपीटेडली होते हैं। और आपके वायरसेस और दोनों आपको अटैक करते हैं, आया वो जीआई सिस्टम में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, या आपकी बॉडी के कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम में भी वो अटैक कर सकता है। तो विटामिन डी एक साइटोकाइन स्टॉर्म को डैमेज करने से बचा सकता है। और जो कोरोना का जो इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन या अस्थमा का इन्फेक्शन, जो भी एलर्जी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारा हमारा जो दारोमदार है वो साइटोकाइन से है। और इसकी जो पूरी पैथोलॉजी है वो सर को पता है कि पैथोलॉजी जो है उसके अंदर आपके IL-6 को आपको मेंटेन रखना है। तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर रखनी है विटामिन डी से, और स्पेशली आपको सनशाइन ज़रूर लेना है डेली। 15 मिनट्स लें तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है आप वो बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली जो है आपका सवाल जो था कि अगर इसके सिम्टम्स कहते हैं, एक है माइल्ड, मॉडरेट और फिर मॉडरेट, सीवियर और फिर सीवियर। माइल्ड है वो एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ लोग जाके अपना टेस्ट खुद करा लेते हैं या कहीं चले गए, उन्होंने कहा यार, जैसे अभी फरहान भाई जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप CPLC में गए, पुलिस में गए, उन्होंने टेस्ट किया, फर्ज करें 50% लोगों का पॉजिटिव आ गया, ज़रूरी नहीं है उसको सिम्टम्स पॉजिटिव हो तो वो ही उसको मॉडरेट भी हो सकते हैं, वो माइल्ड होकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ गया है, अगर इत्तेफाक से इन्होंने 100 टेस्ट किए और फर्ज करें कि 50 लोगों का पॉजिटिव आ गया, तो 50 लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर 14 डेज। और 50% अगर नेगेटिव हैं तो उनको अपने प्रोटेक्शन करना मास्क से दूर रहने से और हैंड सैनिटाइज या फिर हैंड वॉश से करना ज़रूरी है। ठीक है। ये करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, धूप आपने बताया कि लेना ज़रूरी है एटलीस्ट 15 मिनट्स, तो कौन सा टाइम सबसे बेटर है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है वो 1 PM से और 3 PM के आजकल तो बहुत रेजिस्टेंस है इस टाइम में निकलना, बल्कि 12 बजे से बड़ी कड़ी धूप होती है, तो किस टाइम पर जो है धूप लेना ज़्यादा अच्छा है? विटामिन डी की कन्वर्जन होती है 11 to 1 PM
और सेकेंडली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपके जो नैनोमीटर्स हैं 290 to 360 नैनोमीटर्स हों, तब आपकी विटामिन डी की कन्वर्जन होती है विटामिन D1 से विटामिन D2 और विटामिन D3 में, जो आपके सारे जो हार्मोन्स चेंज होते हैं और वो जाके स्किन और एलिमेंट्री ग्लैंड पे जाके काम करते हैं। सेकेंडली अगर फर्ज करें कुछ लोग ऐसे शहर में रहते हैं या ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे धूप का है नहीं या वहाँ पे छाँव ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप यूवी रेज एक स्पेशल लाइट आती हैं, वो आप लेके विटामिन डी को अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी विटामिन डी कम है और आपने टेस्ट कराया है तो आप उसको कम कर सकते हैं। सेकेंडली विटामिन डी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग ज़्यादा खाएं और मशरूम ज़्यादा लें और कॉड लिवर ऑयल लें। ओके, और मिल्क कौन सा लेना चाहिए, फ्रेश मिल्क या फिर फ्रेश मिल्क? आपके टेट्रा पैक आते हैं। देखिए आपको बात बताऊं कि मिल्क में हम सोचते हैं कि विटामिन डी है, लेकिन मिल्क में कैल्शियम की कंटेंट ज़्यादा है, विटामिन डी की कंटेंट कम है। तो आपका विटामिन डी सिर्फ 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिलता है, मशरूम्स में, वो भी आपके वो मशरूम्स हों जो इन नैनोमीटर्स में ग्रो किए हुए हों। दूसरा आपके कॉड लिवर ऑयल में जो फिश में मिलता है, और तीसरा आपके एग यॉक में। सर स्टेरॉइड्स का सर ने बताया, स्टेरॉइड्स किस तरीके से डैमेज कर रहा होता है किडनीज को और अदर बॉडी ऑर्गन को? देखिए पहले तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जब हो रहा होता है तो हम भी बहुत इमरजेंसी के तौर पर देते हैं अक्सर मरीजों को एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? काफ़ी हम लोग बॉडी बिल्डिंग में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, सर में बालों को खूबसूरत करने के लिए भी ले रहे हैं, स्किन पर भी ले रहे हैं, बट दे डोंट नो कि स्टेरॉइड्स कितना ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा, मैं आपको पहले तो एक सवाल का जो सर ने बताया कि आपकी जो एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट क्यों होती है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग या तो प्रॉपर मिसयूज़ करते हैं। सर ने जिस तरह बताया कि जितने हमारे जनरल फिजिशियंस हैं उनको ईसा लैब बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है पढ़ाने पे, पढ़ के हम इनको पढ़ाते हैं, ये उनको प्रमोट करते हैं पढ़वाने के लिए, लेकिन हमारे मुल्क में जो लिटरेसी लेवल जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। अगर इन्होंने मुझे गाइडेंस के लिए बुलाया, मैंने उनको गाइड करने के लिए टीच करवाया, लेकिन वो आगे जाके अपनी ही लेवल पे रहते हैं। मैंने कितने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो 21 डेज तक फीवर के साथ हैं और एक टेस्ट नहीं हुआ होता, नॉट ए सिंगल टेस्ट। इस बात को तो ये डॉक्टर फरहान कोट कर सकते हैं कि आप 21 डेज के बाद एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, या पेशेंट की भी गलती हो सकती है या फिर जो हमारे जो अताई डॉक्टर्स हैं या जनरल फिजिशियंस हैं जो आगे पढ़ते नहीं हैं। देखिए एजुकेशन लेवल जो ईसा लैब का सबसे ख़ास बात यह है कि कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन इनकी एक प्रमोशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इनका एक स्पोर्ट्स का फैक्टर है, ऐसे एक प्रमोशन का फैक्टर है कि आप पढ़ाओ। तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो पढ़ाते तो हैं लेकिन वो पढ़ के अमल नहीं करते हैं। तो मैंने कितने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें इतने दिनों तक फीवर चल रहा होता है और एक बिट ऑफ टेस्ट नहीं होता और अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट चल रही होती है। जैसे कि आपने कहा एंटीबायोटिक्स इंट्रामस्कुलर लगा दिया या स्टेरॉइड्स दे दिए। अब स्टेरॉइड्स भी देखिए, स्टेरॉइड्स आर द लाइफ सेविंग, ठीक है। अब इसको देख के चलाना है कि इसको मिसयूज नहीं करना, इसको इम्पॉर्टेंटली यूज़ करना है जहाँ यूज़ करना है। जैसे आपके अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जैसे अस्थमा है या सीवियर ब्रोंकाइटिस के साथ निमोनाइटिस हुआ है, उसमें आपको यूज़ करना है, या आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें आप यूज़ करना है, जिसमें बेसिकली आइटिस का वर्ड इस्तेमाल हो, उसको उसमें आपको स्टेरॉइड यूज़ करना है। अगर फर्ज अगर आप इसको मिसयूज़ करते हैं तो आपको वो सेल, आपके जितने भी इम्यूनिटी सेल्स हैं, जो भी आपके आयल फैक्टर्स हैं, साइटोकाइंस लेवल्स हैं, या ऐसे लेवल जिनके जो कुव्वत मुदाफ़त के लिए लड़ रहे होते हैं, उनको दबा देते हैं। दबाने के बाद होता क्या है कि आगे जाके जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ेस फैल रही हैं, ऐसी डिजीज़ेस जो कैंसरस जैसे हैं, वो इन वजह से ज़्यादा फैल रही होती हैं जिन वजह से ज़्यादा इन लोगों ने जिन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ किया होता है। तो वो एक चीज़ जो है जो अताई डॉक्टर सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स ज़्यादा करते हैं। एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो देख के यूज़ करता है कि यार कहाँ मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ नहीं करती हैं। कई दफ़ा लोग क्या करते हैं कि आपके पेपर्स, कंसल्टेंट के पेपर्स जमा करके रखते हैं, आप उस
सेम ट्रीटमेंट, जैसे सर ने बताया कि सेम ट्रीटमेंट दूसरों को दे रहे होते हैं, अपने ऊपर भी सेम ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं आया किसी भी फैक्टर पे। सेकेंडली, आपके जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो इन्फेक्शन है वो फैलता इसीलिए है कि आपके या तो कंप्लाइंस पुअर है या आपके डोज प्रॉपर नहीं है। मैंने तो कितनी दफ़ा देखा है कि अगर एक चीज़ दी जा रही है विदाउट ए टेस्ट किया और आपने तुक्के में दे दी, तो तुक्के में अगर दे तो दी लेकिन उसकी डोजेस प्रॉपर नहीं दी। अगर फर्ज करें एक डोज देनी है, बच्चों में एग्जाम्पल देते हैं, 10 मिलीग्राम पर केजी देनी है, 20 मिलीग्राम पर केजी देनी है, मैंने 5 मिलीग्राम पर केजी दे दी या 125 मिलीग्राम की दी या 250 मिलीग्राम की दी, तो देनी मुझे 250 मिलीग्राम है, लेकिन अगर टाइफॉइड वाला तशखीश के साथ मुझे लगा कि यार टाइफॉइड है, अव्वल तो मुझे टेस्ट के बगैर हो ही नहीं सकता कि मैं इसको डायग्नोस कर सकूं कि इसको आया कौन सा इन्फेक्शन है। आपको उस तरह कंप्लाइंस अगर कम है और आपकी डिजीज का फैक्टर ज़्यादा है और अगर आपने वो उस इन्फेक्शन को आपने कम डोज पे ट्रीट किया तो आपके रेजिस्टेंट इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे निस्बतन के आपकी सेंसिटिविटी और ड्रग ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर टेस्ट करवा के फिर आप उस इन्फेक्शन को ट्रीट करें, ये ज़्यादा बेटर होता है। और स्टेरॉइड्स को आपको जब इस्तेमाल करना है जब आपको पता हो कि कौन सी ड्रग कहाँ इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है। पर सर स्किन के लिए भी आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आ रहा होता है और लोग, आपको पता है हमारे यहाँ पर सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी अगर मेडिसिन लेने जाते हैं तो चाहते हैं बस फ़ौरन ठीक हो जाए। अब वो डॉक्टर्स जो स्टेरॉइड से भरपूर इनको दवाएं दे रहे हैं, स्किन के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, हर स्किन इन्फेक्शन हो या कोई भी स्टेरॉइड हो वो आप 5 to 7 डेज से ज़्यादा नहीं ले सकते। एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ बच्चों को हम या बड़े पेशेंट्स हो या एक छोटे बच्चे की पहले आपको बताता हूँ कि नैपी रैश में आप एक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई फंगल ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन अगर फर्ज करें वो प्रोलॉन्ग अगर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो वो आपको कुशिंग सिंड्रोम करा सकता है। ओके। तो आपकी एक आप चीज़ को ठीक कर रहे हैं स्किन की और वो आपको फैक्टर करा रही है कुछ ज़्यादा जो आपके किडनी पे जाके असर कर रही है। इसी तरह आपके जो स्किन के फैक्टर्स भी हैं, अगर आप स्किन के पेरेंटल यूज़ पे भी कर रहे हैं और आपने स्टेरॉइड यूज़ किया है, वो उस एरिया को तो एक वक्त तक ठीक कर देगा, लेकिन फिर आपको प्रिकॉशनरी इफेक्ट देखना है कि वो इफेक्ट स्टेरॉइड से आपने ठीक कर लिया, लेकिन अब आपको देखना है कि वो ट्रिगर किससे हो रहा है, उससे आपको बचना है। अगर आपने स्टेरॉइड 7 डेज से ज़्यादा यूज़ करना शुरू हुआ तो एक तो आपको पैच पड़ना शुरू होगा, यहाँ पे मेलानिन की रिलीज कम हो जाएगी और उस पर कैंसरस सेल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो स्किन के प्रॉब्लम्स कम करने के लिए आप जब स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन फ्यूचर जाके कैंसरस सेल सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके। तो स्किन कैंसर्स आपके दुनिया में सबसे ज़्यादा इसलिए आपके ज़्यादा आपके रिसर्च में आ रहे हैं। ठीक है सर, कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है रिगार्डिंग पीड्स के, बच्चों के। पीडियाट्रिक का यही है कि स्टे होम, सेफ होम, ठीक है। आजकल बच्चों की छुट्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों की एंग्जाइटी लेवल को कम रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर घर में आप सब लोग हैं, जैसे अब्बा भी हैं, अम्मा भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे तंग भी करते हैं, तो डोंट पैनिक, ठीक है। और प्लस साथ में बच्चों को काम में लगाएं, नई इन्वेंशंस पे लगाएं, गैजेट्स पे कम रखें। नई चीज़ों पे रखने का मतलब ये है कि आप उनको नया कोई ऐसी चीज़ दें जो उसको पढ़ने के लिए हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ दें जो कोई चीज़ नई बनाने के लिए हो, नई इन्वेंशन करें। ये हो सकता है कोरोना हमारी मुल्क में ऐसी कोई चीज़ ले आए कि हमारी जो नई जनरेशन है वो नई इन्वेंशंस करने के काबिल हो जाए। घर में बैठ के इंसान नई सोच रहा होता है, नया सोचे और नई चीज़ें इन्वेंशन करे। और प्लस साथ में अपने आप के 3 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना है। स्टे हाइड्रेटेड, कीप मूविंग, सैनिटाइज योर हैंड वॉश और दूर रहें। और प्लीज़ ये जो जेस्टाइज जो है उसको आप यूज़ करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको बता दूं कि सर ने भी जैसे बताया कि जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप यूज़ करते हैं और आप जैसे ही हाथ को इसके साथ आप वॉश कर रहे होते हैं तो फ़ौरन आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो उड़ गया है और उसमें बेस नहीं बनता। और जो छोटे टिकी पैक्स वाले होते हैं उसमें आपके डिफरेंस ये होता है, एक तो उसमें स्मेली होता है, ये स्मेली नहीं है, और दूसरा उसमें जो है आपको लगता है कि जैसे एक लेयर बन गई है, और जैसे आप इसको धोते हैं तो आपको लगता है कि आपकी कुछ ना कुछ ऐसा गिरा है, मैल जैसे गिर गया है। और इसमें आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये आपका साफ होके उड़ गया, आपको फील नहीं होगा कि इसमें कोई स्टिकी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।